हेलो। तो बच्चों कितना ईएमएफ था जनरेटर को जब यूज करते हैं, आर्मेचर जब रोटेट होती है तो E इक्वल टू ई नोट या एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसको बोलते हैं E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, या I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो ये अलग अलग तरह की ग्राफ बनेंगी हमारी, ये आर्मेचर की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो कई बार पूछ लेता है कि when an armature rotates about its axis in the magnetic field, then what will be the value for different conditions। तो क्या क्या हो सकती है वो देखें, कई बार बोर्ड में आया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन, डायग्राम बनाते रहेंगे और इसको करेंगे। फर्स्ट हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, एंगल जीरो के लिए। तो जीरो एंगल क्या हो सकता है, मीन्स ये कि जब हमारा ओमेगा टी कितना हो जाए, जीरो, मीन्स 0 डिग्री हो। नॉर्मल या बोले एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल कितना रहे, जीरो। दूसरी बार क्या हो सकती है, 90 का एंगल बना सकते हैं। तीसरी बार क्या हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड में फिर से पहली बार ऐसे था, फिर वो रोटेट होकर ऐसे आया, फिर से ऐसे हो सकता है। फोर्थ कंडीशन में फिर से इसी तरह से। तो थर्ड फोर्थ फिर फिफ्थ। इस तरह से इसमें क्या हो सकता है, ओमेगा टी जीरो सेकंड वाली कंडीशन में, ओमेगा टी 90 या कि ये बोल सकते हो 5/2। तीसरे वाली कंडीशन में ओमेगा टी 180, फिर ओमेगा टी हर बार 90 प्लस हो रहा है, 90 270 और फिर ओमेगा टी 360। तो जब ये होगा तो पहली कंडीशन के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी मीन्स ये when the normal of the coil is along the direction of the magnetic field, means ये when the surface of the coil perpendicular to the field, सरफेस ऑफ द कोयल बोला जाएगा परपेंडिकुलर, जबकि नॉर्मल इसका मैंने बोला था ये एंगल किसके बीच होता है, नॉर्मल के बीच। नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है बच्चों, लेकिन इसका जो सरफेस है वो 90 का एंगल बनाता है। तो एंगल किसके बीच लेंगे, नॉर्मल। तो ये वाली कंडीशन आएगी। फॉर्मूला ये होता है। तो क्या आएगा, E इक्वल टू ई नोट साइन जीरो, और ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन E इक्वल टू ये 90 है, ई नोट साइन 90। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई नोट। थर्ड E इक्वल टू ई नोट 180 साइन 180, इसकी वैल्यू भी जीरो होती है तो ये भी जीरो हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन E इक्वल टू ई नोट साइन कितना है, 270, और 270 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आ जाएगा माइनस ई नोट।
मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन पहले थी ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट। और फिफ्थ में क्या होगा, ई इक्वल टू ई नोट साइन 360, ये भी जीरो। तो इस तरह से ये हमारी 5 कंडीशन है। मीन्स रोटेट होते हुए 5 कैसे होगी, देखो पहली बार 90, सॉरी पहली बार 0 इस तरह से है, कॉइल इस तरह से है। फर्स्ट टाइम ऐसे सब कंसीडर करना कि मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरह से है, मेरे पीछे से आगे की तरफ। कॉइल पहली बार ऐसे रखी हुई है, दूसरी बार रोटेट होती है ऐसे आती है, तीसरी बार देखो पहली बार ये वाली कंडीशन, फर्स्ट फिगर के अंदर ये वाली, सेकंड के अंदर ये, थर्ड के अंदर फिर ये, फोर्थ के अंदर फिर ये, और फिर ये। इस तरह से पूरी 5 कंडीशन लिए। 5 कैसे हो सकती है भाई, आप क्वाड्रेंट बनाते हो इस तरह से, तो पहला एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये वापस फिफ्थ। भाई 0 डिग्री, 90, 180, 270 और फिर 360। इस तरह से 5। उसके बाद क्योंकि 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद तो फिर 0 से शुरू हो जाए, 360 के बाद फिर 90, तो बार बार यही वैल्यू उसकी रिपीट होती हैं। ये 5 वैल्यू रहेंगी, इन्हीं के बीच वैल्यू बार बार वेरी होते रहती है। तो देखा होगा एक राउंड में कितनी बार मैक्सिमम हुई है वैल्यू, 2 बार, और मिनिमम कितनी बार हुई है, 2 बार। भाई यहां से शुरुआत थी, फिर ये मैक्सिमम पे पहुंच गया, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम, और फिर 0। तो एक पूरे राउंड में, एक सर्कल में, एक फ्रीक्वेंसी में 1 ऑसिलेशन, या ये बोल सकते हो कितने बार मैक्सिमम होती है, 2 बार, और 2 बार मिनिमम होती है। रब कर देता हूं। व्हाट इज एडी करंट? अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी एक कॉइल, उससे जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उसमें जब चेंज होगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। सर्किट अगर कंप्लीट होता है तो करंट भी इंड्यूस होता है। तो एडी करंट क्या है, कि किसी मेटेलिक वायर, किसी मेटेलिक प्लेट या लैमिना के अंदर जब करंट इंड्यूस होता है उसे एडी करंट बोलते हैं। अब जरा एक बात देखो, अगर हमारे पास लूप है तो करंट किस फॉर्म में जनरेट होता है, लूप की फॉर्म में। लेकिन अगर हम यही चीज इसके साथ कर देते हैं, किसी एक मेटेलिक प्लेट है, इंसुलेटेड बोल दें, और इसके अंदर से कुछ फ्लक्स पास होता है, जैसे ही इस फ्लक्स में चेंज करेंगे, वो चेंज करने का कई सारे मेथड है, मैं सबके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके अंदर भी करंट जनरेट हो जाती है। अब थोड़ी देर के लिए समझने वाली बात यह है कि वहां तो लूप की फॉर्म में होती थी वायर, तो करंट लूप फॉर्म में था, यहां तो लूप फॉर्म में है ही नहीं, तो करंट किस रास्ते पे चलेगा, बाउंड्री के अकॉर्डिंग चलेगा, या अंदर चलेगा, या रैंडमली चलेगा, उल्टा सीधा चलेगा। तो एक बात याद रखो, हमने लो रेंज फोर्स पढ़ा है, और लो रेंज फोर्स में 3 तरह से फोर्स लगती है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर। पहली, विदाउट डिफ्लेक्शन के पार्टिकल सीधा स्ट्रेट लाइन के अलोंग चला जाता है, वो कब आती है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट टू मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर फील्ड की ही डायरेक्शन में चलता है तो सीधे रास्ते से चला जाएगा, और अगर 90 से चलता है या किसी डिफरेंट एंगल से चलता है तो वो सर्कुलर पाथ से चलेगा। तो ये वाला पॉइंट लेके हम वर्क करेंगे कि किसी भी, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो वो किस रास्ते को सेलेक्ट करता है, सर्कुलर पाथ को। तो उसी तरह से यहाँ होगा, इस बॉडी के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जाती है। अब वो पार्टिकल किस रास्ते को सिलेक्ट करेगा, वो छोटे, देखो एक बात और, हमेशा हर कोई अपनी सिंपल फॉर्म में रहना चाहता है, रेस्ट फॉर्म में, इजी वे में रहना चाहता है। तो चार्ज पार्टिकल भी सेलेक्ट करेगा, और उसके ऊपर हमने कंसीडर कर चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मोशन शुरू, अगर रेस्ट में है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, लेकिन अगर मोशन में है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको लोरेंज फोर्स बोलते हैं। और उसकी वजह से वो किस रास्ते पे चलता है, सर्कुलर रास्ते पे।
तो मेटेलिक प्लेट में सर्कुलर लूप भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टिकल किस रास्ते पे चलता है? सर्कुलर पाथ पर, एडी फॉर्म में, जैसे भंवर बनती है ना, देखा एडी बोलते हैं भंवर को, एडीज बोलते हैं भंवर को, जैसे पानी में बनती है गोल गोल। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल मोशन करता है। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मोशन करता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कंसीडर करोगे? करंट। तब इसी करंट को क्या बोला जाता है? एडी करंट। तो क्या होगा डिफाइन? द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग द करंट इन द फॉर्म ऑफ एडीज इन अ लैमिना ड्यू टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट। इसके अंदर से जो फ्लक्स में चेंज होता है तब इसके अंदर एक करंट जनरेट होती है, उसी करंट को कैसी करंट बोलते हैं? एडी करंट। और ये किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एडीज। ये हमारा एडी करंट। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्या क्या है देखो जरा। इसके एक्सपेरिमेंट्स है और उसके बाद एप्लीकेशन से पूछ लिया जाता है कि एडी करंट की कोई एप्लीकेशन बताओ या एक्सपेरिमेंट बताओ। तो फैराडे ने क्या किया बच्चों? सपोज हमारे पास कोई मैग्नेट नॉर्थ और ये साउथ, और इसके अंदर से हम किसी प्लेट को, किसी लैमिना को वाइब्रेट कराते हैं। तो देखो, जब वो पहली बात कर चुके हैं क्या फॉर्म होती है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई क्या मूव करता है, चार्ज पार्टिकल, तो उसके ऊपर लोरेंट्ज़ फोर्स लगते हैं। तो जब वो प्लेट इसके अंदर एंटर करती है तब उसकी मोशन रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वो अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और जब वो इसके बाहर निकलता है तो वो उसकी स्पीड को सपोर्ट करता है। तो लगातार इसमें वाइब्रेशन चलते रहते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटी वगैरह वगैरह की फोर्स जीरो हो जाए तो ये लगातार वाइब्रेशन चलते रहेंगे, है ना। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग inside the magnetic field, the speed of the lamina reduces, but at the time of outcoming of the lamina, its speed increases due to changing the flux, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होता है। दूसरा आता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा? मान के चले हम किसी सोलेनोइड को इस तरह से अरेंज करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों, और इसको मैं तुम्हें दिखाऊंगा कल या परसों, जो भी तुम्हारी क्लास। तो क्या होगा? इसके ऊपर कुछ मेटेलिक प्लेट रखते हैं और जैसे ही इसके अंदर चेंजिंग करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होगा? इसके अंदर ये एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से ये ऊपर लिफ्ट करती है। होता क्या है? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जिस वजह से उसके अंदर करंट फ्लो करती है, इंड्यूस होती है, उसी रीजन को वो अपोज करती है। और कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनोइड के अंदर? याद होगा, म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना बच्चों, सोलेनोइड टोरॉइड के अंदर इतना फॉर्मूला, इतनी फील्ड हमारी बनती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बच्चों, तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस क्या है? इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेक, स्पीडोमीटर, इंडक्शन मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग, एनर्जी मीटर, इंडक्टोथर्मी। तो सबका रीजन वही है कि सबके अंदर जब कोई भी लैमिना रखते हैं मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें एक एडी करंट बनती है जो उसी रीजन को अपोज करती है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है ये देखो जरा। देखो, सेल्फ इंडक्शन का मतलब, इंडक्शन वर्ड से ही समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है।
जब हम क्या करते हैं किसी कॉइल से द फिनोमिनन ऑफ इंड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूसिंग द ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड इट, जब इसी का फ्लक्स में चेंज होगा और यही खुद इंड्यूस करती है ईएमएफ को, तब उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। होता क्या है, जब हम किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और चेंजिंग करंट फ्लो कराते हैं, तो चेंजिंग करंट फ्लो कराने पर क्या होगा, हर किसी लूप से फ्लक्स लिंक है, उसमें चेंज होगा और उसमें चेंज होगा तो ये खुद भी क्या करेगी, एक इंड्यूस करती है ईएमएफ को, जो उसी की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? करंट की। लेकिन कभी सेम डायरेक्शन में भी होता है, दोनों तरह से होता है। होता क्या है, अगर हमारा करंट इंड्यूस होता है, अगर फ्लक्स में चेंज होता है पॉजिटिव वे में, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इसमें फ्लो होने वाली करंट से अपोजिट रहेगी। और अगर फ्लक्स में डिक्रीज होता है, डिक्रीज कब होगा, मैंने बोला उसी में ही चेंज होता है और वही खुद इंड्यूस करती है, करंट भी उसमें फ्लो होता है। तो यहाँ पे सपोज चेंजिंग करंट आई फ्लो होती है, इंक्रीजिंग करंट, तो इसमें फ्लक्स में चेंज होगा। अब ये खुद क्या कैसा इंड्यूस करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, जो इसको अपोज करेगा। लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग करंट होती, चेंजिंग फ्लक्स कैसा होता है, डिक्रीज, तो ये सपोर्ट करती इस करंट को और तब डायरेक्शन इसकी भी इसी तरह से रहती। तो ये दोनों चीजें, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अब डिपेंड किस पे करता है, जब हम किसी वायर के अंदर, किसी कॉइल के अंदर करंट, चेंजिंग करंट फ्लो करते हैं, तो फ्लक्स डिपेंड करता है चेंजिंग करंट पर। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, फाई रिप्लेस होगा, इक्वल साइन विल कम एल आई, वेयर एल इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। एल को क्या बोलोगे, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इस तरह से। और ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, माइनस में एल की वैल्यू, फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एल आई, तो माइनस डी फाई की जगह क्या पुट करेंगे, एल आई अपॉन डी टी। एल क्या है, कांस्टेंट, तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और ये क्या है, ईएमएफ। तो एल क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू माइनस ई डी आई अपॉन डी टी, ये ऊपर ले आया हूँ भाई, अपॉन में आता डी आई अपॉन डी टी, डी टी को ऊपर ले आया। तो क्या यूनिट क्या बनती है, एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है, एक तो यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट, ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, टाइम की सेकंड अपॉन एम्पियर, ये भी एक यूनिट। या इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की एक यूनिट होती है साइंटिस्ट नेम पर हेनरी, ये याद रखना, क्या है यूनिट होती है, हेनरी या वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ये वाली यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये जो मैं करा रहा हूं अभी, मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड में डेरिवेशन भी आता है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ
a long solenoid. इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड, ये क्या होगा? देखो जरा, मान के चलते हैं हमारा इस तरह से एक सोलेनोइड है और इसमें चेंजिंग करंट फ्लो करता है एसी। तो देखो किसी एक कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक होगा?